तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक और एस्पेक्ट देखते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या होता है? मतलब 3 वेक्टर्स का जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज़ कोई भी 3 वेक्टर अपन ने ले लिए, है ना, A डॉट B क्रॉस C, तो ये जो फिगर आता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना? इसको देखते हैं ज़रा। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ये भी देखेंगे कि 3 वेक्टर्स की, ये जो 3 वेक्टर्स हैं, इनकी कोप्लेनैरिटी हम कैसे पता करते हैं। कोप्लेनैरिटी का टॉपिक जो है अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे अपन ने एक पर्टिकुलर तरीका देखा था, है ना, जिसको यूज़ करके अपन डिसाइड करते थे कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं है। पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करके ना वेक्टर्स की कोप्लेनैरिटी डिसाइड करने का, यानी काफ़ी एलिगेंट तरीका है ना, उसको देखेंगे। तो इसके पहले अपन ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका देखा था? क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या था? मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर, राइट हैंड सब रूल से जिसको हम डिराइव करते हैं। तो वहाँ हमने क्या देखा था कि ये जो फिगर है, ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था। ए क्रॉस बी का यदि हम मैग्नीट्यूड ले लें तो वो क्या आ जाएगा, है ना, ये वाला फिगर आ जाएगा जो कि पैरेललोग्राम का एरिया है। अच्छा, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं जरा, है ना। इसको मिटा देता हूँ। पहले ऐसा करते हैं, इन तीनों वेक्टर्स को एक बार विजुलाइज करते हैं। अच्छा, है ना, कोई भी इन 3 एक्सिस को किसी भी तरह से अपन नोटिफाई कर दें, एक्स वाई और जेड। ठीक, अच्छा, अपनी सहूलियत के लिए, है ना, क्योंकि विजुलाइजेशन करने में ईजी होगा इन तीनों वेक्टर्स को बनाना, तो ये वेक्टर बी और सी जो है वो अपनी सहूलियत के लिए, है ना, हम इस तरह से चूज कर लेते हैं। भाई वेक्टर बी को हम जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ले लें। ठीक, तो ये तो आपका वेक्टर बी हो गया, और वेक्टर सी को हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले लें, है ना। 3D स्पेस में बी और सी वेक्टर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट उसको क्या बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना, और आपको विजुलाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिंपल तरह से वेक्टर लेंगे तो आपको विजुलाइज करना ईजी रहेगा। ठीक, तो अब देखें, ये जो बी क्रॉस सी है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये वाला जो पैरेललोग्राम है ना, एक्स जेड प्लेन में ये वाला जो पैरेललोग्राम है, इसका एरिया। ठीक, और बी क्रॉस सी का डायरेक्शन जो है वो आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा? वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, है ना। इसको यदि मैं एन बोल देता हूँ, यूनिट वेक्टर थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, है ना, केवल डायरेक्शन शो करना है इसलिए। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या हो गया? ए डॉट, नहीं, यहाँ पे मैं केवल एरिया लिख रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी वो सब नहीं लिख रहे हैं, एरिया। और ये एन यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? ये वेक्टर ए, जो तीसरा वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल। तो अब वेक्टर ए ले लेते हैं, है ना, कोई भी एक वेक्टर ए ले लें अपन। सपोज वेक्टर ए ये है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने वेक्टर ए ले लिया, तो ये थीटा वाला जो एंगल है, ये क्या है? ये वाला एंगल है। वेक्टर ए जो है वो एक्स वाई प्लेन में नहीं है ना, 3D स्पेस में है। विजुलाइज करने में थोड़ा सा कष्ट होगा, बट आप सोच सकते हैं ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है। तो यदि तो वेक्टर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते, बी और सी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अपन ने ले लिए सहूलियत के लिए, पर ए जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। यदि तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते तो हमको सिंपल विजुलाइज करने में ईजी था, हमको क्या मिल जाता? एक क्यूबॉइड मिल जाता हमको। पर चूंकि तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमको जो शेप मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोपिपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोपिपेड। ठीक, क्यूबॉइड है बट थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करें, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है इसको बनाना, है ना। कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये ना, ऊपर का भी, मतलब आप देख रहे हैं कुछ ऐसा, मतलब इसी क्यूबॉइड को थोड़ा सा आप टेढ़ा कर दें तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो अब इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है? इसका वॉल्यूम है, कोई भी साइड एक ले लें इसकी, है ना, जहाँ पे ये वाली साइड अपन ने ले ली, क्योंकि इसका एरिया तो अपन निकाल ही चुके हैं। ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्टेंस, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो वो आप देख ही सकते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये क्या है? ए कॉस थीटा है। ए का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना, मतलब ये, है ना, ये बेसिकली
इस पैरेललोपिपेड की हाइट हो गई मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा। तो ये जो अपने पास में आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ, है ना, ये पैरेललोपिपेड है ना, ये वाला जो शेप बना इसका वॉल्यूम। ठीक, तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है ये तो अपन देख ही चुके हैं, है ना। डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको किस तरह से लिखते हैं अपन, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने को इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम देती है। अच्छा, अब आप इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना, इस वाली वैल्यू से हम कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स तो आराम से निकाल सकते हैं। इसी वाले केस में यदि हम तीनों वेक्टर सेम प्लेन में ले लें, मतलब कोप्लेनर ले लें, एक्स जेड प्लेन में, यदि मैं 3 वेक्टर बना दूं इस तरह से, है ना, ये तीनों वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है ना, इस वाले प्लेन में, तो इनका जो भी पैरेललोपिपेड है ना, उसका वॉल्यूम तो जीरो ही हो गया, क्योंकि ये फ्लैट हो गया, पैरेललोपिपेड की कोई हाइट तो रही नहीं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गई, कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी। अच्छा, कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी को देखने का एक तरीका तो यही हो गया, है ना। ये वाला तरीका तो बिल्कुल ऑब्वियस ही है कि 3 वेक्टर्स यदि सेम प्लेन में होंगे तो इनके पैरेललोपिपेड का एरिया जो है तो वॉल्यूम जो है वो तो जीरो ही हो जाएगा। अच्छा, अपन ने जो कोप्लेनैरिटी की कंडीशन पहले डिस्कस की थी, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि यदि 3 वेक्टर्स यदि कोप्लेनर हैं तो हम एक वेक्टर को, उनमें से कोई ना कोई एक वेक्टर जरूर होगा जिसको हम दूसरे जो 2 वेक्टर्स हैं उनके टर्म्स में इस तरह से लिख सकें, याद। तो अब आप देखें ये वाली जो कंडीशन है कोप्लेनर वेक्टर्स की, इसको हम इस वाले डिटर्मिनेंट से भी ला सकते हैं। भाई इस वाले डिटर्मिनेंट में यदि ये होल्ड करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एक रो को हम बाकी 2 रो के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब इसमें यदि सपोज सेकेंड रो को हमको मैनिपुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, भाई रो के हर मेंबर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा 1/λ कॉमन ले लिया। ठीक, और फिर हमने क्या किया, थर्ड वाली रो, इसमें हर एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/α कॉमन ले लिया, है ना, अभी भी डिटर्मिनेंट सेम है। उसके बाद में इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, इन दोनों रोज को यदि हम ऐड कर दें तो हमारे पास में यही वाली टर्म आ जाएगी, राइट हैंड साइड वाली टर्म, जो क्या है लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के बराबर हो जाएगी। और उससे क्या हो गया, भाई दोनों रोज सेम हो गए, और 2 रोज सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इस वाली कंडीशन से भी हम, है ना, ये वाला रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। पर इंट्यूटिवली, है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को लेकर के यदि हम चलते हैं तो उससे विजुलाइज करना ज़्यादा ईजी है ना, सिंपल ही है ना, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स का। अच्छा, अब इस वाले रिजल्ट का एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं, है ना, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अब इस वाले रिलेशन में देखें, यदि तो हमको तीनों वेक्टर्स उनके एलिमेंट्स के टर्म्स में दिए हुए, मतलब तीनों वेक्टर में के केस में अपन को A1 A2 A3 B1 B2, है ना, ये सारे एलिमेंट्स यदि मालूम है तब तो हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड या ये चेक करना कि ये वेक्टर जो है कोप्लेनर हैं या नहीं है ना, हम आसानी से देख सकते हैं। पर कई केस में क्या होता है ना, वेक्टर नहीं दिए हुए होंगे, आपको क्या दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा, इसकी वैल्यूज दी हुई होंगी, है ना, A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, है ना, इस तरह की वैल्यूज दी हुई होंगी, वेक्टर इटसेल्फ नहीं दिया हुआ होगा। तो वैसे केस में हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो इसमें, है ना, पहले ऐसा करते हैं, 2 जनरल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं 3 वेक्टर्स के, एक तो ABC और दूसरा हम ले लें L, M और N ले लें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स यदि अपन लिख लें तो क्या आ जाता है अपने पास में, B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसका भी लिख लेते हैं। ठीक, ये हो गया। तो अब 2 डिटर्मिनेंट्स को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना तो लंबा सा एक डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना, ढेर सारे टर्म्स आएंगे, है ना। बेसिकली किस तरह से करते थे, भाई फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, है ना, ये तो पहला एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई, है ना। मैं पहली रो लिख देता हूँ यहाँ पे और बाकी आप इसी तरह से आप लिख सकते हैं। पहली रो जो है वो क्या हो जाएगी, A1 L1 प्लस A2 L2 प्लस A3 L3, ये तो पहला एलिमेंट हो गया इस डिटर्मिनेंट का, है ना, बीच वाला।
A1 M1 है ना, ये सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A2 M2 प्लस A3 M3, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। और थर्ड एलिमेंट जो है क्या हो जाएगा, A1 N1 A2 N2 प्लस A3 N3। ठीक, और इसी तरह से आप सेकेंड रो लिखेंगे जब, तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, और थर्ड रो जब लिखेंगे तो इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अच्छा आप देखें ये जो फिगर जो आया है, ये जो है ये क्या है, ये बेसिकली भाई ए डॉट एल ही तो है, ये लिखा हुआ है ना, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है, ए डॉट एम, और ये क्या है, ए डॉट एन। ठीक, सेकेंड रो जो है वो क्या हो जाएगी, बी डॉट एल, बी डॉट एम और बी डॉट एन, और थर्ड रो क्या हो जाएगी, सी डॉट एल, सी डॉट एम और सी डॉट एन। ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, देख रहा है। तो ये रिजल्ट तो अपने पास में तब आया जब अपने पास में है ना स्केलर्स डिफरेंट है ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इससे डिफरेंट है। हमको क्या है, इस वाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है जब हमको इस तरह की वैल्यूज दे रखी हो। तो हम इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दें, एल एम और एन की जगह हम ए बी सी लिख लें, भाई इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दें अपन, ए बी सी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में, भाई लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में आ जाएगा ए बी सी, स्केलर क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर ये, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे भी एल एम और एन है इसकी जगह ए बी और सी आ जाएगा। लिख दूँ ग्रीन में आप लिखें तो भाई ए डॉट ए हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए डॉट बी, और ये क्या आ गया, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। ठीक, तो अब यदि ये डॉट प्रोडक्ट्स आपको दे रखे हों तो आप है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको भी नोट करें, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे भी जेई में क्वेश्चंस आ चुके हैं।